ओके, लेट्स बिगिन। सो इफ यू आर वंडरिंग व्हाई दिस डिले वाज हैपनिंग, हमने इस सैटरडे को क्रिप्टो करेंसी पर एक सेशन रखा था, लेकिन कुछ एरर की वजह से वो जूम सॉरी फेसबुक पे स्ट्रीम नहीं हुआ था। तो पिछले 1-2 मिनट में मैं वही चेक कर रहा था। आज का जो सेशन है ये मैं हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन सारा टेक्स्ट इंग्लिश में दिखा रहेगा। ओके। अगर आप में से कोई इंग्लिश में ये सेशन अटेंड करना चाहता है तो वो हमारे फेसबुक ग्रुप में जाकर सैटरडे के सेशन का रिकॉर्डिंग देख सकता है। अ, आप में से जो लोग भी फेसबुक से कनेक्टेड है, मैं आपके सवालों का जवाब सेशन के एंड में दूंगा। तो मैं क्योंकि मैं फिलहाल फेसबुक में क्वेश्चंस नहीं देख सकता, मैं सिर्फ जो लोग जूम पर हैं मैं उनके क्वेश्चंस को ही अटेंड कर सकता हूँ। तो बस ये बताना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, कब शुरू हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है। तो जब मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि अ, इस सब्जेक्ट पर कई लोग तरह तरह के ओपिनियंस दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ये जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल फालतू है, किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो ये सब समझने के लिए मैंने खुद काफी रिसर्च किया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 10 सेकंड पढ़ें कि स्क्रीन पर क्या टेक्स्ट लिखा है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की है, कुछ लोगों ने कहा है कि ये बिल्कुल फालतू है। और ये सारे लोग बड़ी बड़ी हस्ती हैं, जैसे कि इलॉन मस्क हमारे जमाने के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। रे डालियो, वो आज आई थिंक दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ मैनेजर्स में से एक हैं। पॉल क्रुगमैन को नोबेल प्राइज मिला है। तो ये सारे इन्होंने इन सबको नॉलेज है, लेकिन इन सबके ओपिनियंस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कोई कहता है कि क्रिप्टो करेंसी इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आज उस स्टेज पर है जो इंटरनेट 90s में था। बहुत और कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक फैड है, एक बबल की तरह है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इतनी बड़ी क्यों है। ठीक है। तो पहला तो लोगों ने पैसे बनाए हैं, और बहुत ज्यादा पैसे बनाए हैं, और वो भी काफी कम उम्र में। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये है विटालिक बुटेरिन। इनकी उम्र है 27 साल, और इन्होंने एक अभी इतनी छोटी उम्र में इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए बना लिए हैं। ये है सैम बैंकमैन फ्राइड। इन्होंने 29 साल की उम्र में 50,000 करोड़ रुपए बना लिए। इंडिया में इंडिया में एक फर्म है पॉलीगन करके। इसके 3 फाउंडर्स, जिनकी उम्र या तो 28 से 35 के बीच में है, इन्होंने भी काफी पैसा बना लिया है। और फाइनली बॉटम लेफ्ट में आप दो जुड़े भाई देख रहे हैं। ये जिन्होंने द फिल्म सोशल नेटवर्क देखी उनको पता होगा। इनका नाम है टाइलर और कैमरन विंकलवॉस। ये दो जुड़े भाई हैं जिन्होंने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग पर केस किया था। सेटलमेंट में काफी पैसे मिले, और 2012 में इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। इनकी उम्र अगले महीने इनकी उम्र 40 होगी। और दोनों 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 का इंडिविजुअल नेटवर्थ लगभग 21 करोड़ के आसपास है। तो ये सब नंबर्स कहने की पीछे वजह यह थी, बिटकॉइन ने कुछ लोगों को इतना अमीर बना दिया है कि इससे पहले शायद ही कभी हिस्ट्री में हुआ हो। ठीक है। और इसीलिए लोगों ने पैसे बनाए हैं, इसीलिए आप भी इतने उत्सुक हैं, इसलिए मैं भी इस पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ पैसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की अलग दुनिया है जहां पे लोग अपने खुद के मीम बनाते हैं, जैसे कि ये ये या फिर ये गॉडफादर के पोस्टर का एक दूसरा वर्जन, या फिर डोग कॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी का खुद का जार्गन है, उसके खुद के अलग अलग मीम्स हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, क्रिप्टो करेंसी पिछले 12 महीनों में बिल्कुल काफी ऊपर बढ़ गया है। ठीक है। तो ये चार्ट है। 1 साल पहले जैसे आप देख सकते हैं, करीब एक बिटकॉइन मेरे ख्याल से 6 या 7 लाख के आसपास था 1 साल पहले, यानी कि जो जुलाई 2020 में। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं,
पिछले महीने यानी कि अप्रैल के समय ऑलमोस्ट 40 लाख छू गया था। ठीक है, यानी कि मान लीजिए लगभग 9 महीने के गैप में 6 गुना बढ़ गया। ठीक है, और पिछले 2 महीनों में ये काफी गिर भी चुका है, यानी कि लगभग 40 लाख से अभी ये 24 लाख के फिगर के आसपास है। ठीक है, अगेन अगर आपको अंदाजा हो कि दिस इज बेसिकली 500% इंक्रीज। ठीक है, 500% इंक्रीज एक साल में। आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स जब 10 से 12% साल का देते हैं, क्रिप्टो करेंसी ने इस साल कुछ लोगों के लिए लगभग 500% दिया है। ठीक है, इस बात पर ध्यान दें, हम वी विल कम बैक टू दिस अगेन। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए तो लोगों का इंटरेस्ट भी बिटकॉइन पे काफी ज्यादा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल सर्चेस का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो पिछले 12 महीनों में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ऐसे सारे कीवर्ड्स का जो ट्रेंड है वो काफी ऊपर गया है। तो इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी कौन कौन है मेजर प्लेयर्स, क्या क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। आप सब लोगों ने ये ऐड तो देखा ही होगा जिसमें एक डॉक्टर कॉइन स्विच कुबेर के बारे में बात करते हैं। जेपे भी काफी पुराना प्लेयर है। वजीर एक्स आई थिंक इंडिया का सबसे फेमस प्लेयर है क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में। और फाइनली आपने ये ऐड तो देखा ही होगा, बिटकॉइन लिया क्या। जिन्होंने भी पिछले साल आईपीएल देखा था, या फिर ये जो रिसेंट इंडिया न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच था उसके दौरान ये सारे ऐड दिखाए गए थे। और जैसा कि आप समझ गए होंगे, बिटकॉइन एक ऐसे मोमेंट पर आ गया है जहाँ पे लोगों में काफी इंटरेस्ट है, लोग जानते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो इस ऐड का टैगलाइन ही है कि आपने बिटकॉइन लिया है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में, बिटकॉइन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, वगैरह वगैरह। तो बात 2008 की है। आप में से जिन लोगों ने अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि 2008 में लीमन ब्रदर्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी कुछ हफ्तों के अंदर बैंकरप्ट हो गई। ये आज भी यूएस के हिस्ट्री में सबसे बड़ी बैंकरप्सी है। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी के बैंकरप्सी की कहानी नहीं है, पूरा सिस्टम कोलैप्स होने वाला था। लोगों का जो भरोसा था वो फाइनेंशियल सिस्टम से उठ गया था। बस शॉर्ट आंसर ये है कि 2008 के आसपास बैंक्स ने रियल एस्टेट पर अंधाधुंध लोन्स दिए लोगों को। पैसे बनाने के चक्कर में इतने सारे लोन्स दे दिए और पूरा जो सिस्टम था वो कोलैप्स होने वाला था। कई लोग बेघर हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए। और वॉल स्ट्रीट में, जहाँ पे जो पूरा जैसे मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, वैसे ही वॉल स्ट्रीट यूएस का फाइनेंशियल कैपिटल है। वहां पर बहुत महीनों सालों तक प्रोटेस्ट चलता रहा। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट था उस प्रोटेस्ट का नाम। तो जैसा जैसा कि आप ये बैनर में पढ़ सकते हैं, जेल द बैंकर्स नॉट द होम ओनर्स। ठीक है, तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, बिजनेसमैन हो, सबके प्रति लोगों में काफी गुस्सा था। और फाइनली बेल आउट्स। ठीक है, तो जैसा कि इंडिया में होता रहा है, यूएस में, एंड यूएस इज अ कैपिटलिस्ट, प्योर कैपिटलिस्ट कंपनी। कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि अगर रिस्क तुम्हारा है, रिवॉर्ड भी तुम्हारा है। ठीक है, अगर तुम तरक्की करते हो तुम्हारे लिए है, अगर तुम डूबते हो तो भी तुम, यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, लेकिन यूएस जैसे इकोनॉमी में भी कम सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि लोग एआईजी जैसे कंपनी, एआईजी, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सबसे बड़े बड़े कंपनी बेल आउट के लिए लाइन में लग गए। ठीक है, और इस पर भी लोगों का गुस्सा था। क्यों? क्योंकि जिन्होंने गलती की, जिनकी वजह से पूरा इकोनॉमी सफर कर रहा था, वो हाथ जोड़कर यूएस फेडरल रिजर्व के पास, यूएस प्रेसिडेंट के पास पैसा मांगने गए। और गए भी तो कैसे, ये देखिए, 3 सीईओ अपने खुद के जेट में उड़कर पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा मांगने गए। ठीक है, तो लोगों में वो काफी गुस्सा था। इनफैक्ट इस गुस्से को डिस्क्राइब करने का एक फ्रेज है, इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइज द प्रॉफिट, सोशलाइज द लॉसेस। यानी कि अगर प्रॉफिट है तो वो मेरा, अगर घाटा है तो पूरे देश का है। ठीक है, तो ये वैसे आज हम इंडिया में भी कुछ हद तक देख रहे हैं। जैसे कि अभी जो लोग बैंक से पैसे लेकर फरार हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, इन्होंने बैंक से पैसे लेकर अभी देश छोड़ दिया है।
वैसे ही LIC जैसी कंपनी, LIC का जो प्रीमियम है, काफी सारा प्रीमियम सरकार ऐसी सरकारी कंपनी में लगता है जिसमें और कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो ये सब बेसिकली हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के का फ्लॉज है, ठीक है। और इन्हीं फ्लॉज के वजह से किसी को ये आइडिया आया कि चलो बिटकॉइन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप bitcoin.org वेबसाइट पर जाएंगे, आप ये व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि आप ये हाईलाइटेड फ्रेज पर ध्यान दें। इट इज कॉल्ड विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बिटकॉइन का मकसद ही ये था कि आप एक आदमी दूसरे को पैसे भेजे बिना किसी थर्ड पार्टी या इंटरमीडियरी के, ठीक है। जैसा कि अगर आप देखते हैं आज आज पूरे सारे इकोनॉमीज में, चाहे अगर आप मुझे पैसे भेज रहे हो, वो या तो यूपीआई के थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा, करेंसी के थ्रू होगा, बेसिकली किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होगा। लेकिन बिटकॉइन चाहता था एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई थर्ड पार्टी ना हो। इस बात पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। इसको सातोशी नाकामोतो करके एक प्रोग्रामर ने बनाया था, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि ये आदमी सच में था या असली, ये एक आदमी था या कई लोग थे, ये उसका असली नाम है या कुछ और, कोई जान नहीं पाया कि ये प्रोग्रामर कौन है। खैर 2009 में पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन गया, ठीक है। ध्यान दीजिए 2010 में, ठीक है, 2010 में जब एक बिटकॉइन 14 सेंट का था, बेसिकली उस टाइम के फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से 14 सेंट यानी कि 7 रुपए। आज वही 11 साल में वो 7 रुपए आज 21 लाख हो गए, 14 सेंट 33,000 US डॉलर्स हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्सेस अदर करेंसीज। तो नेशनल करेंसीज जो बोलते हैं, चाहे वो डॉलर हो, रुपया हो, येन हो, युआन हो, यूरो हो, जो भी हो, ऐसे कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में 160 से लगभग 160 नेशनल करेंसीज हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज 4000 से भी ज्यादा है, ठीक है। जो पहला क्रिप्टो करेंसी था उसका नाम है बिटकॉइन। अब जैसे कि किसी भी कैटेगरी में जो पहला आता है, लोग पूरे कैटेगरी को उस नाम से जानते हैं। जैसे कि वॉकमैन ना, वॉकमैन एक प्रोडक्ट है जो सोनी ने बनाया, लेकिन उसके बाद जो भी पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर बने सबको लोग कहते हैं कि वॉकमैन है, ठीक है। उसी तरह जेरॉक्स ले लीजिए, ठीक है, द टर्म इज फोटोकॉपी, लेकिन लोग कहते हैं कि जेरॉक्स कर गया, हालांकि जेरॉक्स एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट करेंसी, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे पहला करेंसी है। लेकिन बिटकॉइन सिर्फ अकेला एक करेंसी नहीं है, ऐसे जैसा मैंने कहा 4000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है। उसमें एथीरियम है, डोग कॉइन है, रिपल है, टेथर है, तरह तरह के करेंसीज हैं। इन सबके अलग अलग ट्रेड्स हैं, ठीक है, वो मैं बाद में जाकर आपको बताऊंगा। तो अब हमें ध्यान देना है कि ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है, और इस बात पे ध्यान देना जरूरी इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इट इज बोथ एन एसेट क्लास एंड अ करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एसेट क्लास भी है और करेंसी भी है, तो हम इन दोनों के बीच का फर्क आपको बताएंगे। तो एसेट क्लास क्या होता है? एसेट क्लास बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच बिहेव्स सिमिलरली, ठीक है। तो जैसे कि चार चार एसेट क्लास हो गया, जैसे कि अभी इक्विटी हो गया, या सोना हो गया, या डेट हो गया, या रियल एस्टेट हो गया, ठीक है। तो ये चार अलग अलग तरह के मेन एसेट क्लासेस हैं। अगर आपको थोड़े नॉन कन्वेंशनल एसेट क्लासेस चाहिए तो यू कैन इन्वेस्ट इन आर्ट वर्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास एम एफ हुसैन की पेंटिंग हो, उनको गए काफी साल हो गया, तो उनकी पेंटिंग्स इज ऑल्सो एन एसेट क्लास। कुछ लोग शराब में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूजियम एंटीक पीसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो दीज आर ऑल्सो एसेट क्लासेस, लेकिन ये कन्वेंशनल एसेट क्लासेस नहीं है। खैर, तो एसेट क्लास में जैसे कि अभी गोल्ड, अगर हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ, ये सारे एक ही एसेट क्लासेस के अलग अलग प्रोडक्ट हैं या अलग अलग रूप हैं, ठीक है। उसी तरह इक्विटी में पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये सारे एक ही एसेट क्लास यानी कि इक्विटी एसेट क्लास के अलग अलग रूप हैं, ठीक है। आपको एक ही एसेट क्लास जाने के तरह तरह तरीके हैं, ठीक है। अब ये जानना क्यों जरूरी है? मैंने कहा कि एसेट क्लास में जो भी प्रोडक्ट्स हैं दे बिहेव सिमिलरली।
इसका मतलब ये है कि अगर गोल्ड कल अगर सोने का दाम गिर जाता है तो चाहे वो गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, गोल्ड कॉइन हो, गोल्ड ज्वेलरी हो, सबका दाम गिरेगा। ठीक है। दूसरा मैंने कहा इट इट डिफर्स, इट बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्विटी और डेट का यूजुअली इन्वर्स रेशियो रहता है। ठीक है, जब इक्विटी अच्छा करता है डेट उतना अच्छा नहीं करता। सिमिलरली इकोनॉमी और गोल्ड का इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब इकोनॉमी खराब दौर से गुजरती है तब गोल्ड का भाव ऊपर जाता है। इसी इसी कारण आप ये समझ सकते हैं कि पिछले साल जब पहला लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया गया था और सेंसेक्स क्रैश हो गया था, उस टाइम गोल्ड का प्राइस इतना ऊपर क्यों गया था। गोल्ड जनरली डज वेल व्हेन द इकोनॉमी डज बैडली। जब इकोनॉमी का खराब टाइम चलता है तब गोल्ड का अच्छा टाइम चलता है। खैर, तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक एसेट क्लास भी है। ठीक है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी पैसे डालते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक हिस्ट्री में एक बहुत फेमस कहानी की। इसका नाम है डच ट्यूलिप मेनिया। ठीक है, तो आज से लगभग 400 साल पहले 1637 में हिस्ट्री का सबसे पहला इकोनॉमिक बबल हुआ था और ये नेदरलैंड्स में हुआ था। तो हुआ यूं कि नेदरलैंड्स कुछ सालों के अंदर काफी रिच हो गया। वहां पे कुछ लोगों ने बहुत जल्दी पैसे कमा लिए और एक स्टेटस सिंबल के तौर पर वो ट्यूलिप को यूज करने लग गए। ओके, तो ट्यूलिप का जो डिमांड था वो काफी ऊपर चला गया और उससे क्या हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्यूलिप वैसे एक यूजलेस, लाइक उसकी कोई खास कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है सिवाय एक फैशन, एक स्टेटस सिंबल के, एक फैशन आइटम के। ट्यूलिप का वैसे कोई क्या कहते हैं, कोई यूज था नहीं। खैर, तो ट्यूलिप की डिमांड बढ़ गई और ये ऐसा सिचुएशन हो गया कि एक ट्यूलिप 5 हेक्टेयर जमीन के बराबर हो गई। ठीक है, एक ट्यूलिप 5 हेक्टेयर जमीन के बराबर हो गई, या किसी एक स्किल्ड आर्टिसन यानी कि एक कारीगर के पूरे सालाना इनकम के 10 गुना हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक बबल जैसा क्रिएट हो गया। ठीक है, लोगों को लगा कि ट्यूलिप का प्राइस ऊपर जाने वाला है, जाते ही रहेगा, तो लोग आपस में खरीदने लग गए। ठीक है, ये हमने इंडिया में भी कई स्टेजेस पे, कई इंडस्ट्रीज के साथ होते हुए देखा। अब यहाँ पे हमें एक कॉमन थियरी के बारे में समझना है, इट इज कॉल्ड ग्रेटर फूल थियरी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर आज 1 किलो सोना 50 लाख रुपए का है, तो उसकी वजह काफी सिंपल है। एक इंटरनेशनली रेगुलेटेड मार्केट है और मैं कहीं पर भी जाऊं मुझे 1 किलो का 50 लाख रुपए मिलेगा। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि मेरे घर की कीमत 50 लाख है, तो अगेन एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग रहता है, एक हर एक एरिया का रेट रहता है कि इस एसेट के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए इतने पैसे हैं। लेकिन क्या होता है जब ऐसा कुछ नहीं होता, बस लोगों को लगता है कि मेरे पास जितने भी हैं, मेरे पास जो भी हो, जो भी एसेट हो, वो जितने पैसों के लिए मैंने खरीदा है उससे ज्यादा मैं उसको बेच पाऊंगा। ठीक है, ऐसा चलते रहेगा तब तक जब तक एक स्टेज ऐसा आता है जब कोई खरीदने वाला नहीं होता। ठीक है, हमने ये रियल एस्टेट, जैसे कि अभी आज आज के दौर में पिछले 2-3 सालों में रियल एस्टेट के साथ हुआ है। लोगों ने बहुत पैसे देकर बड़े बड़े घर खरीदे, ये सोच के कि आगे जाकर कोई ना कोई उनसे खरीदेगा। लेकिन जब कोई खरीदने वाला मिला नहीं, तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने बहुत पैसे देकर घर खरीदे हैं और लेकिन वो कोई खरीदने वाला नहीं है। यूएस में आज से 10-12 साल पहले जो मैंने कहा हुआ था, क्यों लोगों ने बहुत पैसे देकर घर खरीदे, बहुत हाई इंटरेस्ट पर घर खरीदे, लेकिन कुछ महीनों के अंदर उस घर का रेट आधा हो गया। तो यानी कि यू आर पेइंग अ लोन फॉर, मान लीजिए 1 करोड़ का तुम लोन दे रहे हो, लेकिन घर की वैल्यू सिर्फ 50 लाख है। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर फूल थियरी। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग आज ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन ट्यूलिप मेनिया की तरह है। जैसे ट्यूलिप का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, लेकिन वो कुछ सालों में बहुत ऊपर चला गया था, उसी तरह आज बिटकॉइन के साथ हो रहा है। ऐसे कई लोग कह रहे हैं और हमें भी लगता है ये सच है। अब करेंसी क्या है? करेंसी बेसिकली अगर आप और मैं, हम आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई चलो हम इस मीडियम के थ्रू वैल्यू एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो वो करेंसी बन जाता है। जैसे कि जेल में या प्रिजन में जहाँ पे पैसे नहीं मिलते, वहाँ पे लोग अपना खुद का करेंसी सेटअप करते हैं और वो फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स एक्सचेंज करते हैं। तो एक तरीका वो हो गया।
लेकिन ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना खुद का एक नेशनल करेंसी होता है, और हर नेशनल करेंसी के कुछ फीचर्स होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो डॉलर हो, रुपया हो, येन हो, यूरो हो, कुछ भी हो, सबके कुछ क्या कहते हैं, डिफाइनिंग ट्रेट्स होते हैं। तो पहला, इट इज रेगुलेटेड बाय अ सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है। दूसरा, हम ये सारे पैसे, इट इज सर्कुलेटेड थ्रू बैंक्स, ठीक है। तो बैंक्स, इट्स थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर हमारा बॉडी है और हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो नर्व्स या नसों में खून दौड़ता है, तो उसी तरह पैसे बैंक्स के थ्रू इट मूव्स, ओके। तीसरा, इट इज यूज्ड फॉर टैक्सेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी, चाहे वो भी आपका इनकम टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, आप अगर सरकार को टैक्स देते हैं तो वो रुपए में देते हैं। आप कल को ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास डॉलर्स हैं और सरकार, आप मेरे टैक्स तुम डॉलर्स में एक्सेप्ट करो, वो नहीं चलेगा। और चौथा और सबसे ज्यादा जरूरी, करेंसी इज द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब साफ है, अगर आप चाहें तो भी आप अपना खुद का पैसा छाप नहीं सकते। इनफैक्ट अगर आप किसी जेरोक्स वाले के पास जाएंगे, वो आपका नोट भी जेरोक्स करके नहीं देगा ब्लैक एंड व्हाइट में। तो करेंसी सिर्फ सरकार या सिस्टम छाप सकती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी, जैसा हमने 2008 में यूएस में देखा था, सिस्टम फेल भी होता है। तो पहला, मॉडर्न करेंसी में एक एक फीचर ये है कि आपको करेंसी पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। हमें हम शायद ये भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे करेंसी काफी वीक है और कुछ भरोसा नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में अगर आप देखें तो लोग सोने में इतना पैसा इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको उनके देश के करेंसी पर ज्यादा विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो पहला, आपको आपके करेंसी में भरोसा होना जरूरी है, ठीक है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, वैसे ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम से है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 5 साल पहले रातों रात लगभग देश के 80% करेंसी को उन्होंने बंद करवा दिया, नोटबंदी कर दी या डिमोनेटाइज कर दिया, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका हर किसी पर बहुत बड़ा, बहुत गहरा इफेक्ट हुआ। दूसरा, इट फिएट मनी इन्फ्लेशन। अब आप, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखें। तो पहला फोटो जिम्बाब्वे का है, जहां पर एक आदमी हाथ गाड़ी में, ठीक है, भर भर के पैसे लेकर जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं लगता। उसके नीचे एक करेंसी नोट है जिसकी वैल्यू है $100 ट्रिलियन, ठीक है। तो आज से कुछ साल पहले जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया था कि अगर किसी आदमी को सुबह पैसे मिलते थे, शाम हो जाने तक पैसे घट जाते थे, मतलब इतने कम हो जाते थे कि वो बस लेकर शाम जा नहीं पाता था घर। मतलब लोग भर भर के पैसे लेकर आते थे एक एक दर्जन केला खरीदने के लिए या फिर एक बैग आलू खरीदने के लिए, ठीक है। ऐसा सिर्फ जिम्बाब्वे में नहीं हुआ, आज यहाँ पे वेनेजुएला करके कंट्री में भी हो रहा है। बेसिकली जब कोई देश की सरकार अंधाधुंध नोट छापने लग जाती है, या फिर कोई भी वजह हो सकती है, जब नोट छापने लग जाती है तब इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जानना इसलिए जरूरी है, लोग कई बार एक नेशनल देश के बजट को घर के बजट से कंपेयर करते हैं। वो तब तक ठीक है, लेकिन उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है, अगर आप अपने कंपनी का बजट चला रहे हो या अपने घर का बजट चला रहे हो, तो उसमें आपके पास एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप अपने खुद के पैसे नहीं छाप सकते। लेकिन जो देश का बजट होता है, उसमें अगर सरकार चाहे, तो सरकार या सेंट्रल बैंक चाहे तो वो जितना चाहे नोट छाप सकते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमीज में ये होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां पे इन्फ्लेशन हाथ के बाहर निकल जाता है, और जैसा कि आप अब ये सिचुएशन देख रहे हैं वैसा हो जाता है। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है तो भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है। वहां पे अनऑफिशियली इन्फ्लेशन 15 से 20% के बीच में बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग, अभी कल ईद है, ईद में ईद मनाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, वैसी सिचुएशन हो गई है। तो और ये क्यों होता है, क्योंकि ये सरकार बहुत करेंसी छाप देती है और इन्फ्लेशन हो जाता है। तो दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विथ मॉडर्न करेंसी। और हम इसको फिएट मनी इन्फ्लेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि आजकल जो हम करेंसी देखते हैं उसको फिएट मनी कहते हैं।
फिएट यानी कि सरकार आपको प्रॉमिस कर रही है कि अगर 500 है तो 500 है, वो सरकार के भरोसे है। ठीक है, आज से लगभग 40 साल पहले करेंसी वॉज टाइड टू गोल्ड, यानी कि आपके पास जितना सोना है आप बस उतना ही पैसा आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता था कि जब करेंसी सोने से व्हेन इट वाज टाइड टू गोल्ड, इट मेंट दैट अ गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोड्यूस अनलिमिटेड मनी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ का सोना है, तुम 1 करोड़ का के नोट ही छाप सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी वजहों के रीजंस की वजह से ये अबैंडन हो गया, और आजकल हम जो करेंसी सिस्टम देखते हैं, इट्स कॉल्ड फिएट मनी। ठीक है, जिसमें बेसिकली कोई गारंटी नहीं है, कोई मतलब अंडरलाइंग एसेट नहीं है गारंटी करने के लिए, सिर्फ जो सरकार है, सरकार का भरोसा है, बस। इट इज कॉल्ड फिएट। फिएट यानी कि एक इट कैन बी कॉल्ड अ हुकुम और अ प्रॉमिस। चलिए, और तीसरा हो गया बैंकिंग सिस्टम। जैसा मैं कह रहा था, हर इकोनॉमी बैंकिंग सिस्टम पर चलती है। ठीक है, तो ये पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में पिछले साल हुआ था। कंपनी ने सिर्फ एक दो लोगों को बहुत सारे पैसे दिए, बैंक डूब गई। और अभी, और क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक पिछले साल तक आरबीआई के कंट्रोल में भी नहीं आते थे, तो बेसिकली डिपॉजिटर्स के पैसे चले गए। ठीक है, तो ये भी बैंकिंग सिस्टम का एक फेलियर है। वैसे ये कहना जरूरी है कि इंडिया में पिछले 60 साल में कोई मेजर कमर्शियल बैंक फेल नहीं हुआ है। जो भी, अगर एक आध जो बैंक हो भी जाते हैं फेल, उनको दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया जाता है। जैसे कि पिछले साल यस बैंक फेल हो गया था, लेकिन आरबीआई ने तुरंत ही, यानी कि 2-3 हफ्तों के अंदर उसको सिस्टम सिचुएशन को रेक्टिफाई कर दिया और दूसरे बैंक्स के साथ जोड़ दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी ऐसा कुछ सोल्यूशन निकल के आता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पैसे जाते नहीं है। ठीक है, पैसे जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे कि जैसा मैंने कहा, एलआईसी का जो प्रीमियम है वो आईडीबीआई बैंक या फिर और घाटे में चलने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, तो लॉस तो होता है, लॉस टैक्स पेयर या फिर डिपॉजिटर्स का होता है। ठीक है, तो ये है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के फ्लॉस। और इन सब से ऊपर इन सब से मुक्ति पाने के लिए किसी ने क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया। ठीक है, तो अब मैं क्रिप्टो करेंसी के टेक्नोलॉजी में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो समझाने के लिए एक अलग सा सेशन लगेगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं ये जाने बगैर कि पेमेंट गेटवेज कैसे चलते हैं, या फिर नेटवर्क कैसे चलता है, या फिर वो नेटवर्क्स कैसे इनक्रिप्टेड होते हैं, ऑल ऑफ अस, हर दिन हम अलग अलग पेमेंट करते हैं, ये जाने बिना कि वो सिस्टम कैसे काम करता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी के रिस्क को समझने के लिए उसके टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना कहना काफी है कि क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड्स के संधि से बना है, क्रिप्टोग्राफी और करेंसी। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन नाम के एक टेक्नोलॉजी पर बना है। ब्लॉकचेन बहुत सिंपली कहा जाए तो इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, जहां पे हर एक ब्लॉक एक ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। हर ट्रांजैक्शन ऐसे बनाया गया है कि आप अगर एक ट्रांजैक्शन को अगर आप मॉडिफाई करोगे, तो आने वाले सारे ट्रांजैक्शंस मॉडिफाई हो जाएंगे, और ये क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। अब ब्लॉकचेन की हम कुछ खासियत देखते हैं। पहला तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मानी कि एवरीबडी कैन एक्सेस ब्लॉकचेन। ठीक है, उसमें उसके हर पार्टिसिपेंट, हर मेंबर को ब्लॉकचेन एक्सेस कर सकता है। दूसरा, इट इज टैम्पर प्रूफ बाय डिजाइन। उसका डिजाइन ही ऐसा है कि कोई चाहकर भी उसमें कोई हेराफेरी नहीं कर सकता। तीसरा, इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि हर कोई हर किसी के खाते को या अकाउंट को देख सकता है। ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यानी कि एक ऐसा लेजर या एक ऐसा खाता जो हर कोई देख सकता है। यानी कि अगर आप चाहें तो ब्लॉकचेन में रहने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास उसका टेक्नोलॉजी हो तो। ठीक है, और चौथा, प्राइवेट। प्राइवेट इसलिए, ठीक है, सरकार करेंसी इसलिए भी रखती है क्योंकि इट वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं। ठीक है, अगर मैं क्या कहते हैं, अगर मैं चरस गांजा बेचता हूँ किसी को पैसे लेकर,
तो वो इलीगल है। अगर मैं किसी को क्या कहते हैं गोली बारूद बेचता हूँ, या फिर मैं अगर किसी को क्या कहते हैं 1 टन चंदन, ठीक है, चंदन का पेड़ बेचता हूँ, तो भी इलीगल है। और अगर ये मैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करता हूँ तो सरकार को पता चलेगा और सरकार मेरे पीछे आ जाएगी। तो इसमें अगेन ड्रॉबैक इज कि प्राइवेसी नहीं रहती, ठीक है। और सरकार भी डिमोनेटाइजेशन किया इसलिए गया था क्योंकि एक कैशलेस सिस्टम चाहती थी हर देश में। हर सरकार ये चाहती है कि पूरा जो इकोनॉमी है वो 100% फॉर्मल हो, ठीक है। यानी कि सरकार को 100% विजिबिलिटी हो। सरकार चाहे कि देश में चलने वाले हर ट्रांजैक्शन के बारे में उसको पता हो, ये हर सरकार चाहती है। इंडिया में खास प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जो आधी इकोनॉमी है वो उसे शैडो इकोनॉमी कहते हैं। शैडो इकोनॉमी यानी कि काफी कुछ ब्लैक मनी में जाता है, और कौन पूरी इकोनॉमी कितनी बड़ी है उसका एक एग्जैक्ट आइडिया पता करना काफी मुश्किल है, ठीक है। तो वाई क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी लोग पसंद क्यों करते हैं? जैसा मैंने कहा, इट इज अ ट्रस्टलेस सिस्टम। जब आप किसी को नोट्स देते हैं या फिर किसी से नोट लेते हैं, आप इस बारे में सोचते नहीं है, लेकिन आपको उस नोट पर भरोसा है, इसीलिए आप वो नोट लेते हैं। उस नोट में लिखा रहता है कि मैं धारक को जितने भी पैसे हैं अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उनका सिग्नेचर होता है और उनका एक स्टेटमेंट होता है। बेसिकली जब आप किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो करेंसी में, तो आपको उस करेंसी पर भरोसा है। लेकिन ये सिस्टम बनाया ऐसे गया है कि आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इट इज डिजिटल बट प्राइवेट। यानी कि अगर आप या किसी को भी दुनिया में बैठे बैठे आप ब्लॉकचेन के जरिए, सॉरी, बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप पैसे भेज सकते हो, ठीक है। और ये पूरी तरह प्राइवेट है। और ये प्राइवेट होने की वजह से जब ये शुरू हुआ था तो बहुत सारे क्रिमिनल्स ने हेरोइन, गांजा, नार्कोटिक्स, इन सब में कारोबार करने के लिए इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, क्रिप्टो करेंसी बना इसलिए था कि किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ना हो, ठीक है। तो इस केस में थर्ड पार्टी होता है या तो आपकी करेंसी या तो आपकी देश की सरकार, ठीक है। तो आप बिटकॉइन के जरिए या किसी क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप दुनिया में किसी किसी और आदमी को पैसे भेज सकते हो बिना सरकार की जानकारी के। चौथा, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में एक फिक्स्ड सप्लाई होती है, ठीक है। तो मैंने ये जो टेबल दिखाया ना, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, दुनिया में 4000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है। उनके अलग अलग ट्रेड्स हैं, मतलब अलग अलग फीचर्स हैं। तो कुछ क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, कार्डानो, रिपल, इन सब का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। यानी कि बिटकॉइन के केस में साल 2140 तक, यानी कि अगले 120 साल के लिए भी कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा कोई माइन नहीं कर पाएगा। तो उसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। उससे मुझे याद आया, लोगों को सोना पर इतना भरोसा इसीलिए है क्योंकि सोने की सप्लाई लिमिटेड है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे माइनिंग की है, बहुत सारी केमिस्ट्री की है गोल्ड के सप्लाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन गोल्ड का जो सप्लाई है वो सदियों से कांस्टेंट रहा है। हर साल 1 या 2% ज्यादा होता है बस, ठीक है। इसीलिए लोगों को सोने पे भरोसा होता है क्योंकि गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। गोल्ड करेंसी की तरह कोई अगर चाहे तो भी मतलब अनलिमिटेड सप्लाई नहीं कर सकता। तो क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि कई सारे क्रिप्टो करेंसी दे आर लिमिटेड, इसीलिए महंगाई या इन्फ्लेशन से ये बचा रहता है। और फाइनली, जैसा मैंने इसके पहले भी कहा, इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव टू करेंसीज विथ हाई इन्फ्लेशन। जैसे कि आज पाकिस्तान में, वेनेजुएला में, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा है। जैसे कि अगर आपने अपनी सारा पैसा बैंक में उस पैसे में डाल दिया, जैसे कि 1 करोड़, ठीक है। तो पाकिस्तान को ले लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास पाकिस्तान के किसी एक बैंक में अगर आपने 1 करोड़ रुपए डाले हो, 1 साल बाद, 1 या 1.5 साल बाद, उस महंगाई की वजह से उसकी जो परचेसिंग पावर है वो घट जाएगी। 1 करोड़ शायद 80 या 90 लाख हो जाएगी 1 साल के अंदर। तो इससे बचने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने नेशनल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या हुआ। तो मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, मैं बस चाहता हूं कि आप एक बार ध्यान से पढ़ें।
इन हेडलाइन से आपको पता चल ही गया होगा कि जिस जिस वजह से लोगों को क्रिप्टो करेंसी अच्छा लगता है, उसी वजह से सरकार को क्रिप्टो करेंसी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली सरकार के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे सरकार कह रहा हूँ, आई मीन द सिस्टम। ठीक है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई और सरकार अलग अलग है, लेकिन इसलिए मैं उन दोनों के लिए आई एम यूजिंग द वर्ड सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी नेशनल करेंसी सिस्टम के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, इट थ्रेटन्स गवर्नमेंट मोनोपोली। ठीक है, अगर लोग रुपए को छोड़कर क्रिप्टो करेंसी में अगर डीलिंग करने लग जाएं, तो दो चीज, पहले तो सरकार को पैसे नहीं मिलेंगे, दूसरा सरकार को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या किस चीज की खरीदारी हो रही है। ठीक है, दूसरा एसेट प्राइसिंग और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अ, सरकार को इकोनॉमी का पता चलता है, क्योंकि क्योंकि सारे पैसे रुपए में डील होते हैं। ठीक है, तो जब अगर आप किसी घर का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो ठीक है, तो आप स्टैम्प ड्यूटी के तौर पर थोड़े पैसे सरकार को देते हैं। तो उससे दो चीज होता है, एक उस स्टेट गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, पहली चीज। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को ये भी पता चलता है कि इस पार्टी ने दूसरे पार्टी को पैसे दिए हैं। और तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट को ये भी मालूम पड़ता है कि इस इलाके में, इस एरिया में इस घर की कीमत इतनी है। ठीक है, इससे मुझे याद आया, अगर आप चाहें तो भी, अगर आप किसी एरिया में अगर घर मान लीजिए 50 या 55 लाख का है, आप चाह के भी उसको 25 लाख में नहीं बेच सकते। मतलब होगा, लेकिन काफी मुश्किल है, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि आप 55 लाख का घर 25 लाख में बेचें, क्योंकि उससे स्टैंप ड्यूटी भी कम होगा। ठीक है, जब ये सारी चीजें सरकार के निगरानी के बाहर या सरकार के कंट्रोल के बाहर जाता है, तो फिर सरकार को लेट जस्ट से कि काफी घाटा होता है। और ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया की कई देशों की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर काफी कुछ कार्रवाई की है। चाइना ने जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। जो क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने के लिए जो माइनिंग होती है, माइनिंग फार्म्स, और उसकी फोटो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, वो भी चाइना ने बैन कर दिया है। ठीक है, उसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि डिजिटल करेंसी पोज अ थ्रेट टू इकोनॉमी। ज्यादातर देशों की सरकार ने, सेंट्रल बैंक्स ने ये साफ कह दिया है कि उनको क्रिप्टो करेंसी पसंद नहीं है। अलग अलग रिस्क। अब जैसा मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को ट्यूलिप मेनिया के साथ इसलिए कंपेयर किया जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप एक एसेट क्लास ले लें, ठीक है, जैसे कि घर। अभी ऐसा हो सकता है कि चलो, आपने 50 लाख का घर 1 करोड़ में गलती से खरीद भी लिया हो। ठीक है, अगर उस घर की वैल्यू कितनी भी गिर जाए, लेकिन उस घर का एक यूज रहेगा। आप उस घर में रह पाएंगे, आप उस घर को भाड़े पे ले पाएंगे, आप उसको ऑफिस बना पाएंगे, वेयर हाउस, उस घर की वैल्यू रहती है। ठीक है, उसी तरह सोना। अब अब हमें पता नहीं कि कल थर्ड वेव होगा या नहीं, कल सोने की प्राइस क्या होगी हम नहीं जानते। लेकिन सोने की प्राइस जो भी हो, सोने का एक वैल्यू है। लाइक सोने को गोल्ड ज्वेलरी के तौर पे यूज किया जा सकता है। उसी तरह अगर आप इक्विटी की बात करें, ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदे हैं कंपनी के, ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि शायद उस स्टॉक्स के का प्राइस गिर जाए, तब भी आपको, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो आपको डिविडेंड मिलेंगे, एंड यू विल बी एन ओनर इन द कंपनी। तो उस इक्विटी का यूज रहता है। लेकिन बिटकॉइन के केस में, एज एन एसेट क्लास, इट हैज नो वैल्यू। ठीक है, मतलब आपने किसी और को बेचा, ठीक है, बिटकॉइन भेजे, लेकिन उस बिटकॉइन का कोई यूज नहीं है। कल को सरकार कहती है कि भाई चलो, ये किसी काम का नहीं है, या फिर लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उस बिटकॉइन का वैल्यू जीरो है, जीरो। इट इज इंट्रिंसिकली वर्थलेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन, ये लोग जैसा मैंने कहा, बिटकॉइन एसेट क्लास भी है, करेंसी भी है। ठीक है, यानी कि लोग बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, पैसों के तौर पे भी यूज करते हैं, एक दूसरे को पैसे भेजने के लिए। दो पैसों के भेजने के केस में आप ट्रांजैक्शन टाइम देखिए, बहुत टाइम लगता है। अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं या फिर वीजा मास्टर कार्ड के थ्रू आप पैसे भेज रहे हैं, आप कुछ सेकंड के अंदर पैसे भेज सकते हैं। आप में से हर किसी ने यूपीआई को या फिर यूज तो किया ही होगा। अगेन, आप 10-15 सेकंड के अंदर किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज के अलग अलग वेरिएंट हैं, इन सब में काफी टाइम लगता है। ऐसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें बहुत ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है, लेकिन बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ऐसे भी हैं जहां पे ट्रांजैक्शन टाइम काफी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी, ठीक है, 5x मोर मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड।
मैंने इस प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में आपको एक ग्राफ दिखाया था, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको दोबारा एक सेकंड दिखाता हूँ। मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल क्रिप्टो करेंसी लगभग 7 लाख के आसपास था। इस साल क्या कहते हैं, मई महीने में 40 लाख हो गया, ठीक है, और आज जुलाई में 24 लाख के आसपास है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इतना वेरिएशन है, मतलब अगर आप सुबह के ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप शाम को पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो या तो आपको बहुत घाटा होगा या बहुत फायदा होगा, मतलब बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ठीक है। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज नाउ अगेन, एक आध ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो किसी बेस करेंसी पर आधारित हैं, उनको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जनरली स्पीकिंग बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत उसके प्राइस में काफी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 27% सिंगल डे ड्रॉ डाउन, यानी कि एक दिन में 27% बढ़ गया। यानी कि अगर आपने आज ट्रांसैक्शन किया है और कल अगर आप उसमें पैसे बेच रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, तो या तो 27% ऊपर हो सकता है या 27% नीचे हो सकता है, इतना वेरिएशन है। और दूसरा रिस्क, वॉलेटिलिटी सिर्फ इज नॉट दी ओनली रिस्क। अगर आपने बिटकॉइन के बारे में पढ़ा, लोगों ने बड़े अजीब तरीके से पैसे गंवाए हैं, ठीक है। लोगों के पासवर्ड गुम गए, पैसा उड़ गया, ठीक है। एक एक आदमी के केस में उसने अपने सारे पैसे कंप्यूटर में रखे, कंप्यूटर कबाड़ खाने चला गया, और उसके सारे पैसे उसके साथ चले गए, ठीक है। क्योंकि इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपके पैसे गए तो आप किसी कोर्ट में जाके आप कुछ नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट बाइनेंस नाम की बहुत बड़ी कंपनी, वहां पे भी बहुत एक टेक्निकल एरर के से कई लोगों के पैसे चले गए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन एक बहुत पावर इंटेंसिव क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके पीछे बहुत कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपके, यानी कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट आपको बहुत बड़ा सर्वर अगर आप खरीदेंगे तब भी तब जाके शायद शायद आपके पास उतनी कंप्यूटिंग पावर आए। आप ये जो देख रहे हैं बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े वेयर हाउसेस, दीज आर वेयर हाउसेस ऑफ कंप्यूटिंग पावर। एक के ऊपर आपने कंप्यूटर देखे हैं, ये ब्लॉकचेन प्रोसेस करने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर है। और क्योंकि इतना पावर चाहिए रहता है, इसीलिए इसके पीछे बहुत इलेक्ट्रिसिटी जरूरत खर्च होता है। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी यूजली वहीं पर माइन होते हैं जहाँ पे पावर काफी चीप हो, जैसे कि चाइना में, आइसलैंड में, ऐसे जगहों पर जहाँ पे बिजली काफी चीप हो, वहीं पर जाकर बिटकॉइन ये माइनिंग फार्म्स बनते हैं। और इसका प्रॉब्लम ये है कि बिजली इतनी यूज करती है, इससे क्लाइमेट चेंज पर काफी असर होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जो माइनिंग, लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर मैं चाहूँ तो एक कंप्यूटर के जरिए मैं भी क्या कहते हैं बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल सकता हूँ। लेकिन कंप्यूटिंग पावर उसके पास जाता है जो उस पर खर्च करता है। आज की तारीख में चाइना, यानी कि दुनिया का 71% जो बिटकॉइन है वो चाइना में माइन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे इसके रिस्क। अगर आप में से अगर कोई पूछ रहा है कि क्या वेल्दी बिटकॉइन को रेकमेंड करता है, नहीं, हम बिल्कुल बिटकॉइन को रेकमेंड नहीं करते। जैसा कि हमने कहा, इसके काफी सारे रिस्क हैं। मेजर रिस्क ये है कि क्रिप्टो करेंसी गोज अगेंस्ट द सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ है। तो दुनिया की कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो अपना कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी के हवाले कर दें, ठीक है। तो इसीलिए हमें लगता है कि चाहे आपका पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे ओपिनियन में आपको बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया।
चलिए मैंने अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास और 5 मिनट हैं तो आई कैन टेक क्वेश्चंस इफ यू हैव। संजय जी, प्रफुल्ल जी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। अच्छा, उससे मुझे याद आया, इज देयर एनी वन ऑफ यू, ओके रुपेंद्र जी, आई थिंक यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू कैन आस्क। अगर आपको कोई डाउट हो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। क्या आप में से कोई ये चाहता था कि मैं ये सेशन इंग्लिश में भी लूं? क्योंकि कई लोग अक्सर कहते हैं कि वो हम हिंदी में सेशन क्यों नहीं करते, तो मैंने सोचा कि आज का सेशन हम हिंदी में करते हैं। अगर कोई डाउट्स नहीं है तो मैं बस एक सबीना जी, थैंक यू। अगर और किसी को, मैं बस आपका और 2 मिनट लेना चाहूँगा। मैं बस एक झट से एक पोल करना चाहूँगा ये जानने के लिए कि आप में से आप लोगों ने इस सेशन के बारे में क्या सोचा। तो बस आप 2 मिनट बने रहिए। इस दौरान अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं। हम पिछले वाले सेशन में लोगों ने कई सारे सवाल पूछे थे, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो बिना डर के, बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं आप। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं एक आखिरी पोल कंडक्ट करना चाहूंगा और वो ये है, क्या आपको लगा कि ये सेशन आपके काम का था? डिड यू फाइंड दिस यूजफुल? देखिए रंजीत जी, हमारा व्यू वही है कि हम किसी भी तरह के क्रिप्टो करेंसी को रेकमेंड नहीं करते। अगर अगर आपके पास, जैसे कि हमने कहा, अगर आपने सारे एसेट क्लास में पैसे डाल दिए हैं, लाइक अगर हमने एक लाइन पढ़ा था रे डालियो का, लाइक इफ यू आर प्रिपेयर टू लूज, अगर आपको कल क्रिप्टो करेंसी में कोई घाटा हो और अगर आपको उससे कोई दुख ना पहुंचे तो शायद आप उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हमारा हर क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक ही व्यू है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे मत डालिए। हाँ, ये जरूर है कि ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी बड़े काम की चीज है, बहुत मतलब इसमें काफी पोटेंशियल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमारे ओपिनियन में काफी रिस्की है। तो चाहे वो एनएफटी हो, चाहे वो ईटीएच। रंजीत जी, अगर आप एनएफटी कह रहे हैं, आप नॉन फंजिबल टोकन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो देखिए एनएफटी पे टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना इतना नहीं पता। ईटीएच यानी कि आप एथीरियम की बात कर रहे हैं। एथीरियम, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा व्यू क्लियर है, वी डोंट रेकमेंड इट। एनएफटी टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना मतलब आई डोंट नो इनफ टू टॉक अबाउट इट, मुझे उस पर थोड़ा रिसर्च करना होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे हमारा जो ओपिनियन है वो काफी साफ है, वी डोंट रेकमेंड इट। मुझे उम्मीद है अगर आप तो चलिए विद दैट आई एंड दिस सेशन। आई थैंक एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर कल से हमारा यूजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, कल जैसा हम हर हफ्ते करते हैं, कल हम इंश्योरेंस से बात करेंगे, फिर संचय प्लस और फिर म्यूचुअल फंड। आप में से जिन लोगों ने भी वेल्दी को पिछले एक हफ्ते में ज्वाइन किया है और हमारा उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड किया, उनके लिए आप अटेंड कर सकते हैं। अगले सैटरडे हम एक और सब्जेक्ट पर मास्टर क्लास रखेंगे, उस बारे में आपको हम व्हाट्सएप के जरिए बता देंगे। अच्छा सर, वेल्थी प्लेटफॉर्म पर सबसे प्रफुल्ल जी, इसका कोई छोटा सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम लोगों को सेल करें और उनका भी फायदा हो? देखिए प्रफुल्ल जी, ये इसका
ये समझाना मुश्किल है क्योंकि आपको आपको कितने पैसे चाहिए और लोगों को किस में इन्वेस्ट करना है, लोगों को कितने रिटर्न्स चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको कितना नॉलेज है, मैं तो कहूँगा कि अगर आप हो सके तो आप अनलिस्टेड प्रोडक्ट, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बेचिए, फॉर एग्जांपल पेटीएम के, अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट है जो वो खरीदना चाहेगा? आई डोंट नो, ठीक है। जनरली जो लोग वेल्दी में नए नए आते हैं, ठीक है, हम उनसे कहते हैं कि या तो आप इंश्योरेंस बेचिए, या फिर आप संचय बेचिए, या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी की करवाइए। क्यों? क्योंकि संचय और इंश्योरेंस हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट्स हैं। म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी है उसमें रेवेन्यू नहीं है, लेकिन उससे आप और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है, और हर कोई म्यूचुअल फंड के बारे में जानता है। तो जनरली हम ये जवाब देते हैं। अगर आप मुझे ये बताएंगे कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आपका जो इन्वेस्टर है उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और वो पैसों के साथ क्या करना चाहता है, तो इन सब सवालों का जवाब देने के बाद मैं शायद आपको ये बता पाऊँ कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने वेल्दी में या फिर अगर आप फाइनेंस में नए नए हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे या तो इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए, या फिर संचय प्लस गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है, आप उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये दोनों नहीं करना तो वेल्दी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस हैं, 1000 के एसआईपी से लेकर कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे फेसबुक, अमेजॉन, सब आपके पास है वेल्दी में अवेलेबल, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आई थैंक एवरीवन एंड आई एंड दिस सेशन। या थैंक यू प्रफुल्ल जी, एंड थैंक यू एवरीवन, वील सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट।